रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वेलकम वेलकम वेलकम। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी श्रोताओं का बुक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एंड दिस इज योर मोस्ट फेवरेट बुकवर्म विकास मनोज। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बड़े खैरियत से होंगे और हम जो बुक पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इंतज़ार होगा कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। आपको पहला एपिसोड पसंद आया होगा। तो हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, आयशा सईद की डेब्यू नॉवल, जो कि एक पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं। पाकिस्तानी डायस्पोरा के ऊपर लिखी गई ये नॉवल है और जिसका नाम है रिटन इन द स्टार्स। इट इज़ अ टिपिकल लव स्टोरी दैट वी हैव ऑल ग्रोन अप रीडिंग। पिछले 2-3 महीनों में हम जो हॉरर स्टोरीज पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा विराम देते हुए, थोड़ा सीरियस टॉपिक्स को विराम देते हुए एक लाइट हार्टेड रोमांस क्यों ना पढ़ी जाए। तो उसी कोशिश में हम ये बुक प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि नायला, जो एक पाकिस्तानी लड़की है, अमेरिका में रहती है, फिर उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। उसके पेरेंट्स को बात अच्छी नहीं लगती। वो फिर उसको पाकिस्तान लेके आते हैं छुट्टियों के लिए और वहाँ पे उसके चाचा के घर पे वो रहती है और उसकी एक फ्रेंड बनती है उसके चाचा की लड़की, जिसका नाम है सेल्मा। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं रिटन इन द स्टार्स। अगली सुबह मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई। मेरे कमरे के बाहर बहुत सारे बच्चे उछल कूद कर रहे थे, शोर मचा रहे थे और मुझे जगा हुआ देख के सलमा को बहुत बुरा लगा। तुम जल्दी जग गई? क्या मैं बोलूं बच्चों को नीचे जाके खेलें? मैंने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं, चलता है। तो हम लोग फटाफट उठे, तैयार होके नीचे गए। तो किचन में ऑलरेडी काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा था। वहाँ पे एक छोटी सी मटकी में लस्सी भर के रखी हुई थी और उसी तरह की एक और मटकी में नींबू की शिकंजी थी और एक बड़े से बोल में कीमा और एक बड़ी सी एक रो ऑफ पराठास और बहुत सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट के लिए तैयार रखी गई थी और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट किया। इमरान और सोहेल उससे पहले दिन घूम के आ गए थे। गांव घूमा इमरान ने, सोहेल ने उसको बहुत सारी जगह दिखाई, मगर मैं घर के अंदर ही थी। तो मैंने सलमा से कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो मुझे गांव घुमा के दिखाए। तो सलमा और मैं निकल पड़े। हरियाली थी चारों ओर, बहुत ही शांत जगह थी और तभी जाते जाते रास्ते में अधेड़ उम्र की औरत हमें मिली। इम्तियाज की लड़की हो तुम, कैसे हो? ये रुबीना है, इस गांव की सबसे बड़ी गॉसिप मॉन्गर, ज्यादा भाव मत देना इसको। सलमा ने मेरे कान में आके कहा, हाँ अच्छी हूँ। अरे तुम्हारी बुआ और मैं साथ में खेला करते थे और तुम्हारे अब्बू भी। और उतने में वहाँ पे एक पति और पत्नी आए और उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। और फिर सलमा ने मुझे ये बताया कि वो दरअसल हैरिस भाई और शाइस्ता थी। तो मैंने उन सब से बातें की और फिर हम आगे चलते बने। और वहाँ पे एक कमरा था जहाँ पे दरवाज़ा एक मेटालिक चेयर से खुला हुआ था। मेटालिक चेयर रखा गया था ताकि वो दरवाज़ा हवा में बंद ना हो। और मुझे सलमा ने बताया कि वो दरअसल उस गांव के दर्जी की दुकान है। हमारे ना सारे कपड़े यहीं से सिले जाते हैं, मगर हम कभी भी इससे कपड़े नहीं खरीदते क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। ठीक है, कपड़ा मेरे अब्बू हमेशा शहर से लाते हैं, मगर सिलाई हमेशा यही करता है क्योंकि ये सिलाई बहुत अच्छी करता है। ऐसे 2-3 दुकानें दिखाई। फिर तौकीर बाबा की
एक छोटी सी दुकान दिखाई जहाँ पे वो चॉकलेट बिस्कुट बेचा करते थे और कभी कभी पकौड़े भी बनाते थे। और इसी तरह घूमते फिरते हम लोग गांव के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गए। और मैंने सलमा से कहा, इससे आगे क्या है? मुझे पता नहीं, मैंने कभी भी इस जगह से आगे कदम नहीं रखा। हालांकि वो बात बहुत सिंपल सी थी, मगर जिस तरह से सलमा ने उसे कहा, मुझे लगा उसके पार जाने से कोई खतरा है या कोई मिस्ट्री है। मगर मैंने उससे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं और हम लोग वापस आ रहे थे। वो देखा तो हमारे दाहिनी ओर बहुत बड़े बड़े गन्ने के खेत थे और संतरे के भी बहुत बड़े बगीचे थे। तो सलमा ने मुझे बताया कि ये सब उसके अब्बू के हैं, यानी मेरे चाचा के। तो हम लोग अंदर गए और वहाँ का माहौल काफ़ी ठंडा था। बाहर सड़क पे गर्मी थी, मगर इन खेतों में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के बातें करने लगे और फिर हम लोग घर गए और मैंने अपना फ़ोन देखा। सैफ को कुछ एक दो मैसेज टेक्स्ट किए और बस मौके की तलाश कर रहे थे कि हम लोग बात कर पाएँ, क्योंकि मैंने अब सैफ की आवाज़ नहीं सुनी। जब से अमेरिका से आई थी तब से उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, तो थोड़ी बेचैनी हो रही थी। मगर सलमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, तो थोड़ा दर्द जुदाई का कम लग रहा था। और इसी तरह से हम लोग रोज़ वहाँ पे जाके बैठते थे, सोडा पीते, गन्ने के खेत में बैठे बातें करते थे, या फिर कभी संतरे के खेत में जाके बैठ जाते थे। और मुझे लगा कि सलमा ही एक मेरी दोस्त है जिससे मैं सारी बातें शेयर कर सकती थी। मगर जो सबसे ज़्यादा शेयर करना पसंद था मुझे बात, या मुझे शेयर करनी ही थी, वो बात मैं सलमा से नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो एक दिन हम लोग ऐसे ही खेत में बैठे थे, तो बातों ही बातों में मैंने कहा कि सलमा, हम लोग ना बहुत बातें कर चुके हैं। मुझे क्या खाना पसंद है, तुम्हें क्या खाना पसंद है, हमें कौन सी मूवीज़ पसंद है, कैसे कपड़े पहनने पसंद है, कैसे रहना पसंद है, कहाँ पे शॉपिंग करनी पसंद है, सब कुछ हमने बात किया। क्या अच्छा नहीं लगता, क्या पढ़ना अच्छा लगता है, क्या सपने हैं। मगर एक चीज़ हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं की। सलमा ने पूछा, अच्छा वो क्या? अरे वही जो सारी लड़कियां बातें करती हैं। क्या? लड़कों के बारे में। क्या तुम्हें कोई लड़का कभी पसंद आया? जैसा ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो सलमा की आंखों की चमक मानो थोड़ी मध्यम हो गई और उसके चेहरे से वो रंग मानो उतर सा गया। नहीं, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है, मैं ऐसी बातें नहीं करती। सॉरी सलमा, सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। दरअसल मैं तुम मेरी बहन हो, और उससे भी ज़्यादा मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी दोस्त समझती हूँ। और हमारे अमेरिका में तो लड़कियाँ सब अक्सर ये बातें करती हैं, तो मुझे लगा आई एम वेरी सॉरी। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे वापस लौट आई और उसने कहा, नहीं नहीं, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल ना, मेरे पेरेंट्स इन सब बातों को डिस्कस नहीं करने देते। अगर उन्हें पता चला कि मैं ये सब बातें तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही हूँ तो लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी रहेगी रिटन इन द स्टार्स बाय आयशा सईद। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वेलकम बैक दोस्तों। एक दिन सलमा और मैं
अपने बेडरूम में लेटे हुए कुछ मैगजीन्स देख रहे थे। कुछ हमारी एयरप्लेन वाली मैगजीन्स थी और कुछ पाकिस्तानी फैशन मैगजीन्स। तो हम लोग देख रहे थे कि लहंगा, सलवार कमीज़ या जो भी कपड़े हैं, बैंगल्स हैं, उनमें नया क्या है, क्या नया फैशन ट्रेंड है, और हम लोग बातें कर रहे थे। और अचानक नाइला, नाइला, वो मेरी अम्मी की आवाज़ थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पूछा, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने तुरंत घड़ी देखी। ओ, पता ही नहीं चला, सॉरी अम्मी, हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, पता ही नहीं चला कब लंच टाइम हो गया। कुछ मदद चाहिए आपको? हाँ, मगर लंच के लिए नहीं, अगले 1-1.5 घंटे में कुछ मेहमान आने वाले हैं चाय पे, तो उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। और हाँ, तुम्हारी ड्रेस चेंज करो प्लीज़। यार, इस दर्जी को पैसे दिए फिर भी कुछ काम नहीं करता। मेरी माँ बड़बड़ाती हुई कुछ बोल रही थी। सलमा, क्या तुम अपना एक ड्रेस लेंड कर सकती हो नाइला को? और ये कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारा और उसका साइज़ अच्छा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, एक लेंड कर दो। ये कहती हुई मेरी अम्मी ने अलमारी खोली और वहाँ से एक बहुत ही फैंसी सी पार्टी टाइप ड्रेस निकाली और कहा, हाँ ये परफेक्ट है, ये पहन लो। मगर अम्मी, ये कुछ ज़्यादा ही पार्टी टाइप नहीं है, हम घर पे ही हैं। नाइला, हम लोग यहाँ पे मेहमान हैं, तो हमें ड्रेस करना चाहिए। अगर कोई आते हैं तो प्रॉपरली ड्रेसअप करके आ जाओ। अच्छा सलमा, तुम क्या पहनोगी? मेरी अम्मी के जाने के बाद मैंने उसे पूछा। वो लोग थोड़ी ना मुझे देखने आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ बड़बड़ाती हुई सलमा बोली और मैंने उसकी ओर मुड़ के देखा तो वो उठ के बाहर जा चुकी थी। तो मैं तुरंत तैयार होके नीचे गई और तभी बराबर कॉलिंग बेल भी बजी। तो मेरी मौसी खाला सिमकिन ने कहा, परफेक्ट नाइला, जल्दी आओ, चाय में थोड़ी हेल्प करो। मेरी चाची भी वहाँ पे खड़ी थी। मैंने कहा, हाँ आप भी आई, और मैं दरवाजे की ओर बढ़ी। चाची ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मेहमानों को ग्रीट करने जा रही हूँ। नहीं, तुम पहले चाय बनाओ। नहीं चाची, मगर मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड्स हैं, अगर वो आ रहे हैं मैं उन्हें विश नहीं करूँगी, दुआ सलाम नहीं करूँगी तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। अरे नहीं, अगर चाय बराबर टाइम पे नहीं आई तो वो बुरा मान जाएंगे, प्लीज़ तुम जाओ ना। ये कह के उन्होंने मुझे किचन में भेज दिया और किचन में चाय और जो भी नाश्ता सब प्रिपेयर करना था तो मेरी खाला सिमकिन और सलमा कर रहे थे। और फिर चाय की ट्रे लेके मैं वहाँ से निकली और गेस्ट रूम में पहुंची और वहाँ पे कुछ बातचीत चल रही थी। मगर जैसे ही मैंने अपने कदम अंदर रखे, सारी बातचीत बंद। मैंने देखा वहाँ पे एक मेरी अम्मी की उम्र की एक औरत थी जिसने पीकॉक डिज़ाइन का एक बड़ा सा पेंडेंट पहना हुआ था गले में। उनके पास 2 यंग लड़कियां बैठी हुई थी और 2 मर्द भी थे, जो एक मेरे अब्बू के एज के थे और एक मेरी एज का ही बंदा था। उसने मुझे देख के स्माइल किया तो मैंने भी स्माइल कर दी और उसे देख के मुझे थोड़ा थोड़ा इमरान जैसा लग रहा था। तो मैंने सबको चाय दी और सबको ग्रीट करने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि मेरी अम्मी ने कहा, नाइला यहाँ आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। ये कह के मुझे अपने पास बिठा लिया और कुछ देर वो लोग बैठे रहे, चाय पी और निकल गए। अरे कैसे आदमी है ये लोग, वियर्ड हैं, कुछ बात ही नहीं की और ऐसे ही आके चले गए। मैंने कहा, नाइला किसी को वियर्ड नहीं कहा करते, हम लोग दूसरे देश में हैं, तो इस देश में जैसा होता है वैसा ही हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं मम्मी, फिर भी आपको नहीं लगता कि थोड़ा वियर्ड था? कुछ बात ही नहीं की उन्होंने, बस आए, चाय पिए, देखे, चले गए।
उनका बड़प्पन था जो वो आए, ठीक है। और हाँ, अब तुम फटाफट ये ड्रेस चेंज कर लो क्योंकि डिनर पे हमें जाना है और यही ड्रेस तुम्हें पहननी है, अगर गंदी हो गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। फिर से डिनर पे जाना है, मैं मन ही मन में सोचती हुई बाहर निकली। और जब मैं घर में सलमा को और इमरान को ढूंढ रही थी तो मैंने उनको आखिरकार हमीदा पप्पू के पास पाया। तो वो हमीदा पप्पू हुक्का स्मोक कर रही थी और हमें पता नहीं था कि वो क्या है। तो इमरान और मैं ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे और फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो दरअसल हुक्का होता है। और इमरान को बहुत एक्साइटमेंट कि उसे ट्राई करना है। तो उसने पूछा हमीदा पप्पू से कि उसे कैसे स्मोक किया जाता है। तो उन्होंने बताया। जैसे इमरान ने एक लंबा सा पफ लिया, वो साइडवेज गिर गया और जोर जोर से खांसने लगा। और सलमा और मैं हंस पड़े। बच्चों, प्रैक्टिस करनी चाहिए, पड़ती है, ऐसे नहीं होता, सलमा ने कहा। तो मैंने कहा चलो 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 मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा देखा, फर्स्ट टाइम विदाउट प्रैक्टिस। और हम लोग बातें करने लगे। तो हमीदा पप्पू ने बताया कि दरअसल ये हुक्का वो लोग छोटी उम्र में पिया करते थे और तारों को देखते हुए अपने भविष्य के सपने एक दूसरे से शेयर किया करते थे, सारी भाई बहन। मुझे पहले लग रहा था कि शायद मेरे अब्बू मुझे हुक्का पीता देखेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, मगर जैसे ही हमीदा पप्पू ने वो स्टोरी शेयर की तो मैंने पूछा क्या मेरे अब्बू भी हुक्का पीते थे? हाँ हाँ, एग्जैक्ट यही पाइप, ये तुम्हारे अब्बू का ही पाइप है। जब हम लोग छोटे थे तो वो इसी से हुक्का लिया करते थे और हम सबको हुक्का कैसे पीना वो तुम्हारे अब्बू ने सिखाया। अच्छा, मगर वो बोलती बोलती उनके चेहरे से कुछ उदासी सी झलक रही थी। तो मुझे लगा कि शायद उनके भी सपने रहे होंगे, उनका अपना एक शौहर हो, परिवार हो। शायद उनको ये अच्छा नहीं लग रहा हो कि वो अपने छोटे भाई के साथ, उनके फैमिली के साथ अभी भी रह रही हैं, चूंकि उनकी शादी नहीं हुई। और फिर अचानक उन्होंने कहा, नाइला तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, लगता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ जरूरत से ज्यादा ही सख्ती बरत रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैंने एक मुस्कुराहट के साथ उस बात को टाल दिया। मगर मुझे मन में लग रहा था कि शायद मेरे पेरेंट्स ने वो सैफ वाली बात बता तो नहीं दी, कहीं उन्होंने ये तो नहीं कह दिया कि मैंने उन्हें डिसअपॉइंट किया है। और फिर अचानक मेरी अम्मी और खाला वहाँ पे पहुँचे और मुझे देख के ही अम्मी बोली, नाइला क्या कर रही हो तुम हुक्का पी रही हो और हम तुम्हें वहां पे पूरे घर पे ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो? चलो अब तैयार हो जाओ। मैं नाज, हामिदा बुआ बोली, बच्चे हैं, इतना भी ज्यादा सीरियस मत बना करो, कभी कभी बच्चों को एंजॉय भी कर लेने दो। हाँ हाँ, और आपको डांटना है तो पहले मुझे डांटिए क्योंकि पहले मैंने ट्राई की, इमरान बोला। क्या करना है? मैंने पूछा अम्मी से। हमें डिनर पे जाना है और फटाफट रेडी हो जाओ। क्या आज नाइला हमारे साथ नहीं रह सकती? आप और अब्बू अकेले नहीं जा सकते? इमरान ने पूछा। और मेरे चेहरे की उदासी देख के सलमा भी तुरंत बोली, हाँ आज ना तौकीर बाबा के वहां पकौड़े बन रहे हैं, हम लोग सोच रहे थे कि हम पकौड़े लाके खाएंगे। खाला बोली, ये क्या बहाना है बच्चों, पकोड़े? अरे कल मैं जितना पकोड़ा खाना चाहोगे उतना पकोड़ा बना दूंगी, चलो अभी वक्त हो रहा है। पूरा तुम्हारा शरीर स्मोक की तरह स्मेल कर रहा है,
फटाफट चलो और चेंज करो नाइला। मैं रूम में गई, मैंने अपना फ़ोन खोल के देखा, वहाँ पे सैफ के और मेरे मैसेज थे। आज बात करेंगे, तुम जब चाहो कॉल कर सकती हो। फिर मेरा मैसेज, मैं ट्राई करूँगी मगर पक्का कुछ नहीं कह सकती। आई लव यू सो मच। सैफ का मैसेज, आई लव यू टू सैफ, मेरा मैसेज। प्राइवेसी थोड़ी मिली हुई थी तो मुझे लगा कि मैं उसको कॉल करूं। मैं कॉल करने ही वाली थी कि दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा था, और जब मैंने खोला तो देखा सलमा वहां पे खड़ी थी। हाय, तुम्हारी खाला ने कहा कि मुझे भी रेडी होना चाहिए और तुम्हारे साथ चलना चाहिए। और हम दोनों तैयार होके फिर गाड़ी में बैठ गए और मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, खाला सिमकिन सब लोग बैठ गए और हम जा रहे थे। तो रास्ते में खाला ने कहा सलमा और मुझे देख के, देखो वहाँ पे ज़्यादा बकवास मत करना, कम बात करना, तुम्हें जितनी भी चपर चपर करनी हो वो सब घर पे आके करना, ठीक है? जितना तुमसे पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब देना। और हम पहुंच गए। एक ठीक ठाक सा घर था, बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं था। और हम लोग अंदर गए और हमें कोका कोला वगैरह पिलाया गया। लेडीज़ बहुत धीरे धीरे सब बातें कर रही थी और जेंट्स एक अलग कमरे में बैठे हुए थे। और अचानक उस घर की मालकिन ने मेरी ओर मुड़ के पूछा, तुम्हें चावल बनाना आता है? हम लोग खाना खा रहे थे उस वक्त और मेरे हाथ में एक स्पून में चावल था जो मैं मुंह के पास लेके जाने वाली थी, और मिड एयर में मेरा हाथ ऐसे ही रुक गया उनका सवाल सुन के। मैंने क्या? और फिर मैंने हाँ 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 बनाना आता है ना मुझे चावल। अच्छा, कौन सा, बॉईल करने वाला या फिर वो दूसरा वाला? मुझे दोनों ही आते हैं। जैसे ही मैंने कहा उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। शाबाश, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पाला है, वरना आजकल की लड़कियां तो कहाँ। फिर हम लोग उस डिनर के बाद कार में बैठ के जा रहे थे वापस घर के लिए। तो मैंने सलमा से पूछा, सब लोग मुझसे क्यों सवाल पूछते हैं, तुमसे क्यों कोई कुछ नहीं पूछता? तो उसने कहा, तुम ही हो जो अमेरिका से आई हो, मैं तो यहीं की हूँ, शायद मेरी बातें उनको इंटरेस्टिंग ना लग रही हों। ऐसा कह के वो अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ के अपने दुपट्टे से खेलने लगी। फिर मुझे लगा कि हम जब भी पार्टीज के लिए जाते हैं या कोई गेस्ट आते हैं तो सलमा एक अलग मूड में चली जाती है, जैसे कि उसका और मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। मगर जब हम घर पे नॉर्मल रहते हैं तो वो अच्छी बात करती है। और फिर मुझे समझ आया, जहाँ भी जाती हूँ लोग मुझसे बातें करते हैं, मुझे सवाल पूछते हैं, मुझे अच्छे कपड़े पहना के ले जाते हैं कंपैरेटिवली, और सलमा को कोई एक्नॉलेज भी नहीं करता। लोग ये भूल भी जाते हैं शायद कि सलमा नाम की कोई लड़की वहाँ पे बैठी भी हो, तो शायद वो जेलस फील कर रही है। शायद उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी वही फील करती। मगर मैं उसे कैसे समझाऊं कि ये जेलस होने वाली चीज ही नहीं है, इससे काहे की जलन। मुझे पता है मुझे कितना अनकंफर्टेबल महसूस होता है जब सारे लोग फोकस करके मुझे देखते हैं, मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। मगर मैं उसे एक्सप्लेन भी कर दूं तो भी शायद वो अपनी जेलसी को छोड़ेगी नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे रिटन इन द स्टार्स। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वेलकम बैक। जैसे ही मैं घर पहुंची मुझे लगा कि आज तो सैफ से पक्की बात कर लेनी ही चाहिए और मुझे तन्हाई मिली भी। और जैसे ही मैंने कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला, बहुत छोटे छोटे बच्चे मेरे रूम के आसपास मंडराने लगे और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ देखा मेरी छोटी सी कज़िन 3-4 साल की मारिया वहाँ पे खड़ी थी और वो अपने बाहें फैलाए मेरी ओर दौड़ी आ रही थी। तो मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल करके उसे अपनी गोद में उठाया और लेके नीचे किचन को चली गई। वहाँ मैंने देखा तो सारी औरतें हंसती खिलखिलाती कुछ बातें कर रही थी और वहाँ पे सलमा भी थी जो एक स्टूल पे बैठी थी। और जैसे ही मुझे देखा, सलमा ने तुरंत उठ के मुझे जगा दी। आओ आओ, एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट सेटल करना है, शायद तुम हमारी मदद कर सको, सलमा ने कहा। वो क्या है, मैंने पूछा। तुम्हारी चाची यानी मेरी अम्मी और तुम्हारी खाला के बीच में एक आर्गुमेंट है। अम्मी कह रही है कि जब तक चाय में दालचीनी न डालो चाय चाय नहीं रहती, और तुम्हारी खाला कहती है कि चाय में अगर ज़्यादा कुछ स्पाइसेस डाल दो तो वो एक अलग ही डिश बन जाती है, चाय नहीं रहती। और फिर हम लोग बातें करने लगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, और अचानक किसी की आहट सुनाई दी और मैंने मुड़ के देखा तो पीछे मेरे अब्बू खड़े थे। उन्होंने आके कहा, अगर आप लोग चाय बना रहे हैं तो मैं एक कप मना नहीं करूँगा। मेरी खाला ने हंसते हुए कहा, अरे हम अपने लिए नहीं भी बनाते हैं तो भी आपके लिए बना देंगे एक कप। उन्होंने तुरंत एक कप चाय बनाई और मेरे अब्बू चाय का कप लेके ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के छत के ऊपर चले गए। और तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना छत को यूज़ किया जाए सैफ से बात करने के लिए। और उस दिन रात जब हम लोग सो रहे थे, मैं आधी रात को उठी और अपने सीक्रेट फ़ोन की स्क्रीन पे मैंने टाइम देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। सलमा बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी और मैं धीरे से उठ के दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के कमरे से बाहर निकली और अपने हाथों से दीवार को पकड़ पकड़ के उस अंधेरे में छत का, सीढ़ियों का पता तलाश रही थी या रास्ता ढूंढ रही थी। जैसे तैसे करके सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई। बस मेरे मन में यही था कि छत खाली रहे, और मुझे उम्मीद भी थी कि वो खाली रहेगा, क्योंकि लतीफ़ मामू और उनका परिवार वापस अपने घर को चला गया था और खाला सिमकिम के हस्बैंड भी अपने घर चले गए थे। तो ज़्यादा लोग ना होने के कारण छत खाली ही रहना चाहिए, और वो खाली भी था। मैं छत पे गई, अपना फ़ोन निकाला और सैफ को डायल किया। उसकी घंटी जैसे तैसे बज रही थी। मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज़ोरों से तेज़ हो रही थी। हेलो नाइला, सैफ, कैसी हो तुम, ठीक हो ना? अरे हाँ मैं ठीक ही हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं रहूँगी? नहीं नहीं, तुमसे बात नहीं हुई थी ना बहुत दिन, इसलिए। नहीं नहीं, मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो सब कुछ भूल गए जो भी हुआ था। शायद वो माफ़ कर देंगे। और मेरी एक अच्छी सहेली भी बन गई है, मेरी कज़िन सलमा। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ सैफ। तुमसे बात किए बहुत दिन हो गए। तुम्हारी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील द सेम वे सैफ। आ रही हो ना तुम? बस 2-3 के बाद वेडनेसडे को फ्लाइट है ना तुम्हारी?
हाँ, वेडनेसडे। क्या हुआ नाइला? नहीं, दरअसल बात यह है सैफ कि मेरे पेरेंट्स ने 1 हफ्ते के लिए इस ट्रिप को एक्सटेंड कर दिया है। क्या? 1 हफ्ते? अरे यार, वो कारला वैसे ही मेरा दिमाग खाए जा रही है। मेरे फ़ोन को बजा बजा के बैंड बना दिया उसने। रोज़ कॉल करती है 10 बार पूछने के लिए, तुम कब आ रही हो, तुम कब आ रही हो। और तुम हो कि 1 हफ्ता एक्सटेंड हो गया बोल रही हो। नहीं नहीं सैफ, 1 हफ्ता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल वो लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं मेरे पेरेंट्स। मैंने उनको इतने हंसते हुए, बातें करते हुए, इतना केयर फ्री होते हुए कभी नहीं देखा। तो शायद ये अच्छा ही है हमारे लिए कि वो लोग सारे उन चीज़ों को भूल जाएंगे और फिर से हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर पाएंगे। और वैसे भी हमारा ओरिएंटेशन जुलाई में ही तो है। प्लीज़ प्लीज़ तुम गुस्सा मत हो। लव यू नाइला, टेक केयर। लव यू टू सैफ। मैं सैफ से बात करके नीचे चली गई और फिर हम लोग हमारे पुराने रूटीन को फॉलो करते हुए रोज़ गन्ने के और ऑरेंज के खेतों में जाते, बातें करते, गांव में घूमते फिरते। और यहाँ तक कि 1-2 बार तो सोहेल, इमरान, सलमा और मैं गांव के एंड में जो तालाब था वहाँ पे भी गए। और मुझसे ये कहा गया था कि मेरे अब्बू ने वहीं पे तैरना सीखा। तो हम लोग खूब मस्ती किए, बातें की। और फिर देखते ही देखते 1 हफ्ता ख़त्म भी हो गया और मैंने अपने सारी चीज़ें पैक कर ली अपनी सूटकेस में। बुक्स, मैगज़ीन्स और मेरे दूसरे आइटम्स, मेरे कपड़े और कुछ नए सिले हुए कपड़े जिनको मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया हो, वैसे कपड़े सब कुछ पैक कर लिए। और अगले दिन हमें निकलना था। तो मैंने अपना सूटकेस पैक करने के बाद बाहर निकल के मेरे पेरेंट्स की रूम में जब झांका तो मुझे शॉक लगा, क्योंकि उनके रूम में बेड बिल्कुल वैसा कि वैसा था जैसा रोज़ रहता है। और उससे भी ज़्यादा वहाँ पे 2 सूटकेसेस पड़े थे जो हम लोग लाए थे, मगर मेरी सूटकेस की तरह वो पैक नहीं थे। वो खुले और खाली थे, जैसे हम लोग अभी आके अनपैक किए हों वैसे। और मेरे अब्बू के नाइट स्टैंड पे उनकी बुक्स एक बड़ा सा टावर जैसे खड़ी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अलमारी खोल के देखा तो मेरी अम्मी के सारे ड्रेसेस हैंगर्स में ही लटक रही थी। मैं उनके रूम से निकली और जब मैं इमरान के रूम में पहुंची तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। इमरान और सोहेल अपने हेडफोन्स में गाने सुन रहे थे, पास पास लेटे हुए थे, एक एक ईयर पीस दोनों शेयर करते हुए। मैंने इमरान को बुलाया। इमरान, हाय, उसने कहा। तुमने अभी पैक क्यों नहीं किया? पैकिंग? वाई पैकिंग? उसने पूछा। अरे कल हम जा रहे हैं ना, तो पैकिंग नहीं करोगे क्या? कहाँ जा रहे हैं? क्या अम्मी ने तुम्हें नहीं बताया? अम्मी ने क्या नहीं बताया इमरान? यही कि हम एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। उसके शब्द मानो शब्द नहीं थे, बल्कि मेरे कानों पे, दिलो दिमाग पे जैसे कि कोई बिजली गिरा रहा हो। मगर मुझे बताया क्यों नहीं गया? ये कैसे हो सकता है? इमरान को पता है, मुझे कैसे नहीं पता? क्या हुआ नाइला, तुम परेशान लग रही हो? अरे तो परेशानी होंगी ना, मेरा ओरिएंटेशन है अगले हफ्ते और एक महीना, मतलब मैं तो पिछड़ जाऊंगी यार। मेरे सारे कोर्सेस स्टार्ट हो जाएंगे। शायद भूल गए होंगे नाइला, तुम जाके बोलो अम्मी और अब्बू को
वो लोग समझ जाएंगे और हम चेंज कर सकते हैं। इमरान अपने म्यूजिक में फिर से तल्लीन होता हुआ, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, सोहेल को ना अबू ने एक नया प्ले स्टेशन खरीद के दिया है और अबू ने मुझसे कहा कि मुझे जितनी सीडीज चाहिए मैं सीडीज ले सकता हूँ, तो और क्या चाहिए। उस रात मैंने सैफ से फ़ोन पे बात की और मैंने जब उससे ये सब चीज़ें बोली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। और फिर मैंने जैसे तैसे उसको काबू में किया, उसको कूल किया और मैंने कहा कि मैं अगले दिन अपनी अम्मी से बात करूंगी और सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगले दिन सुबह जब मैं गई तो किचन में मेरी अम्मी और चाची सब लोग बातें कर रहे थे। वो कुछ ज़मीन की बात कर रहे थे। 105 एकड़ बोल रहे थे, मगर 55 एकड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, वो तो मगर हम चेक करा सकते हैं ना, किसी पूछ भी सकते हैं कि एक्चुअली उनके पास कितनी ज़मीन है। अम्मी, मैंने अपनी अम्मी को बुलाया, मगर अम्मी बहुत बिजी थी। मगर थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें अकेला पाया। वो गार्डन में एक बेंच पे बैठी हुई थी, एक गिलास पानी हाथ में लिए। तो मैं उनके पास गई और मैंने कहा, अम्मी, इमरान ने कहा कि हमारा ट्रिप वापस पोस्टपोन हो गया है, मगर मेरा ओरिएंटेशन है अम्मी, आप शायद भूल गए। मैंने बहुत ही एक बड़ी मुस्कुराहट से कहा, हाँ पोस्टपोन हो गया है। क्या हम 1 महीने तक नहीं जाएंगे? हाँ, पहले 1 महीने क्या सोच रहे थे, मगर कल तुम्हारे अब्बू ने और मैंने बात की और अब थोड़ा प्लान में चेंज है। बस शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, यही बात है। मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रही थी। मुझे लगा कि उन्होंने अपना प्लान चेंज करके शायद अगले हफ्ते मैक्सिमम अपना प्लान बनाया होगा। और फिर मेरी अम्मी ने कहा, दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तुम्हारे पापा का जो एक्सटेंड किया गया ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस। जब से उन्होंने दूसरी दुकान खोली है, दूसरा स्टोर, तब से बहुत बिजी रहते हैं। मगर जो हमारे पास काम करता है हवेर, उसने कहा कि उसे भी कुछ एक्स्ट्रा घंटे काम करने पगार चाहिए, तो वो दोनों दुकानों को मेंटेन कर लेगा। तो अब हम सोच रहे हैं कि 1 महीना नहीं, बल्कि हम सारी गर्मियां पाकिस्तान में बिता दें। अम्मी, मगर मेरा ओरिएंटेशन, मैं अभी कॉलेज नहीं जा पाई तो बहुत लॉस होगा मेरी एकेडमिक्स में। नाइला, अम्मी, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अटेंडेंस भी मैंडेटरी है। वो हम यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं नाइला, वैसी कोई बात नहीं है। हम कभी भी बात करके इस चीज़ में तुम्हारे लिए वेवर ले सकते हैं। मैं कहूँगी तुम्हारे अब्बू से वो बात करें। ये कह के मेरी अम्मी वहाँ से चलती बनी। दोस्तों, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जारी रहेगी रिटर्न इन द स्टार्स। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मेरी उम्मीदों की सारी किरणें जैसे धुंधली होती जा रही थी और अब मुझे लगा कि मेरा आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद की किरण मेरे अब्बू हैं। और जब मैं किचन के अंदर गई तो मेरी अम्मी सारी औरतों से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करती हुई बहुत ही बिजीली खाना बना रही थी। और मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? तुम्हारे अब्बू छत पे होंगे, और कहाँ? और मैं छत की ओर चल दी। एक एक कदम बढ़ाते हुए मैं एक एक पॉइंट सोच रही थी कि अब्बू से कैसे बात करूंगी। आपका सपना था मैं डॉक्टर बनूं। बड़ी मुश्किल से मुझे एडमिशन मिला है। ओरिएंटेशन स्टार्ट होने वाला है, वो बहुत ही मैंडेटरी है।
ओरिएंटेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इतनी बड़ी फीस हमने पे कर दी है, उसे वेस्ट नहीं करना है। अगर मैंने ओरिएंटेशन और उसके बाद वाले प्रोग्राम्स मिस कर दिए तो मैं पिछड़ जाऊंगी। ये सब सोचते हुए मैं ऊपर सीढ़ियों के तले चढ़ती हुई रूफ टॉप पे पहुंची और वहां पे एक चारपाई पे मेरे अब्बू न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे देख के कहा, आज पहली बार मैं तुम्हें सेल्मा और बाकी बच्चों के बगैर अकेले देख रहा हूँ। हाय अब्बू, सेल्मा सो रही है और मुझे आपसे एक बात करनी थी। श्योर, कहो क्या बात है। मैंने अपनी बेस्ट वाली स्माइल अपने चेहरे पे चिपका के कहा, अब्बू मैं आप और अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने बहुत ही अच्छा ट्रिप प्लान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान में। बस यही है कि कुछ गर्मी है, नहीं तो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ वहाँ पे। हाँ गर्मी तो है, अब्बू ने कहा, बस इसीलिए हम लोग कहीं घूमने नहीं जा सके। खैर अब हम यहाँ पे थोड़ा वक्त और गुजारेंगे तो हम बहुत जल्द घूमने फिरने के लिए भी कुछ प्लान करेंगे। तो मैंने कहा, अब्बू हालांकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मेरा ओरिएंटेशन शुरू होने वाला है अगले हफ्ते, और अगर मैं ओरिएंटेशन अटेंड नहीं कर पाई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अब्बू। अरे कुछ नहीं होगा नाइला, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में बात करूंगा, डीन से बात करके तुम्हें वेवर दिला दूंगा, या फिर तुम कोई भी फोन यूज करके कार्ला से बात करो। नहीं अब्बू मुझे बात नहीं करनी, मुझे अटेंड करना है ओरिएंटेशन, हमने फीस भी भर दी है और मैं बहुत पिछड़ जाऊंगी अगर मैंने अटेंड नहीं किया तो। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरे साथ चलें, क्योंकि आप लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। और वैसे भी मैं तो अकेले ही रहने वाली हूँ ना हॉस्टल में, तो मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। उतने में सीढ़ियों में कोई चढ़ता हुआ आहट सुनाई दे रही थी और मैंने देखा मेरी अम्मी ऊपर चढ़ के हमारे पास आ रही थी और हमारे चेहरों को देखते हुए उन्होंने तुरंत पूछा, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? मेरे कंधे पे अम्मी ने हाथ रखा। नहीं नहीं अब्बू बोल रहे थे, हम आपकी बेटी से कुछ बातें कर रहे थे, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशंस दे रही थी आपकी बेटी, बस उसी को सुन रहे थे। अच्छा ऐसा क्या, ऐसा क्या कहा मेरी बेटी ने? तुम्हारी बेटी के दिमाग में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया है। मोहतरमा कह रही हैं कि वो अकेली जाके वहाँ पे हमारे बगैर रह सकती हैं और अपना कोर्स शुरू करना चाहती हैं। मेरी अम्मी का हाथ तुरंत मेरे कंधे से फिसल के नीचे। नाइला ड्रॉप इट। और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पे एक अलग सा एक्सप्रेशन। मेरे अब्बू तुरंत उठ के खड़े हो गए। चलो नाश्ते के लिए हम सबको वेट नहीं कराएंगे, नीचे चलते हैं। और वो दोनों फटाफट नीचे उतर के चलते बने। उन्होंने देखा भी नहीं कि मैं उनके पीछे आ रही हूं या नहीं। इस चीज से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मगर मुझे लग रहा था कि उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो कुछ अलग था। मैंने बचपन से उनको देखा है, उनकी हर मुस्कुराहट, हर गुस्से वाला एक्सप्रेशन, हर टीजिंग एक्सप्रेशन सब मैं जानती हूं, मगर ये एक्सप्रेशन जो
उन दोनों के चेहरे पे कुछ आंखों ही आंखों में इशारा या एक दूसरे को एक्सप्रेशन, एक दूसरे का जो भी कहना था वो दोनों समझ रहे थे। और फिर उनका तुरंत उठ के ऐसे चले जाना, मुझे लग रहा था जैसे मैं उनको पहली बार देख रही हूँ। वो मेरे पेरेंट्स ही नहीं हो, कोई और हैं। और ये सोच के मेरा जी बहुत घबरा रहा था और मैं भी चुपचाप उनके पीछे उतर के नीचे चली गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को हम अगले हफ्ते फिर कंटिन्यू करेंगे। मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये नॉवल कैसी लग रही है। अपने कमेंट्स, फीडबैक, कंप्लेंट्स जो भी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर होगा 9840478204। आई रिपीट 9840478204। And the email ID would be vikas.munot@yahoo.com. vikas.munot@yahoo.com. तो दोस्तों, be safe, wear a mask, maintain physical distancing, and do not step out of the house unless and until it is absolutely necessary. अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और रेडियो उड़ान सुनते रहिए, सुनाते रहिए। Stay tuned to रेडियो उड़ान, a flight of life. रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।